जय हिंद एवरीवन। हरियाणा HCS के मेंस की क्लासेस में पॉलिटिकल इश्यूज या जनरल इश्यूज जो आपको आ सकते हैं फ्रॉम से 40 वर्ड्स टू 200 वर्ड्स, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। आई ट्राई टू कीप दिस क्लासेस क्रिस्प, शॉर्ट एंड आई हैव ट्राई टू डिज़ाइन द क्वेश्चंस इन सच अ वे कि अगर आपको रिगार्डलेस ऑफ पैटर्न, क्योंकि थोड़ी सी ना हम एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह के सवाल आएंगे, पैटर्न चेंज हुआ है, मार्क्स एलोकेशन पर पेपर चेंज हुई है। मोर इम्पॉर्टेंटली पिछले 2-3 सालों से जो स्टेट सर्विसेज पब्लिक कमीशंस जो हैं, इनके ऊपर एक प्रेशर है टू रेज द बार। बिकॉज हो क्या रहा था, इंक्रीजिंगली यूपीएससी का एक लेवल बनता जा रहा था और स्टेट सर्विसेज बिल्कुल एसएससी के भी लेवल के आसपास ऑपरेट कर रहे थे। सो वी हैव सीन दैट ट्रेंड इन यूपीपीएससी, वी हैव सीन दैट इन पंजाब पीसीएस, वी हैव सीन इट इन हिमाचल, and we have seen it in, even for that matter, Haryana HCS prelims exam. It wasn't like all that trivial or static, you know, in the sense कि ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत वैसे वाले सवाल पूछे हुए थे जो you know the kind of questions you mock, वैसा नहीं था। तो I am of this opinion कि आपको हरियाणा HCS के मेंस में प्रिपेयर करके जाना है वो सब इश्यूज़ को जो नॉर्मल न्यूज़ में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से मान लो आपको एक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म आ सकता है, बट एट द सेम टाइम आपको डिफरेंशिएट बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच, इस पे भी आ सकता है। आपको इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि शुड वी हैव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर स्टेट्स और स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज स्टेट्स। शुड केस फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया, विधानसभाओं में और सेंटर में साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे सवाल आ सकता है। इसी तरह से मैंने ट्राई किया है कि हम क्या करें, दो चीज़ों के ऊपर आप यू विल सी कि हाउ आई हैव डिज़ाइंड दिस मॉड्यूल, कि हम दो चीज़ें करें। एक तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनियन, ये प्रियम्बल से ही हम स्टार्ट करके ऑल द वे टू आर्टिकल 395, यहाँ पर कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से आप छोटे क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड कि राइट अ शॉर्ट नोट, वहाँ से लेकर एनालिसिस लेवल के आप सवाल जो हैं वो बना सकते हो। कुछ एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको यही लगा लो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यहाँ से आप एक क्वेश्चन पिक कर सकते हो। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक दैट आर्टिकल 3 इज एसेंशियली नॉन फेडरल इन नेचर। थोड़ा यूपीएससी टाइप क्वेश्चन हो गया कि हाँ यार 3 स्टेट्स को जोड़ के एक बना दो, एक स्टेट को तोड़ के 3 बना दो, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ही नहीं है तो फेडरलिज्म किस चीज़ का। और आर्टिकल 3 ये स्कोप प्रोवाइड करता है। नाउ अब अगर हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमें तो यूपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, पहले हमें एक बैलेंस सा वहाँ पर आंसर लिख के आना होता है कि यार यूनाइटेड स्टेट्स में क्या था कि स्टेट्स वर ऑलरेडी देयर एंड देन दे came together and formed the so-called union. On the other hand, in our country, union was there and states were formed later on. So it is not that states came pitched in to form the union. The opposite of that happened. इस तरह की चीज़ें, एंड उसके बाद में हम इस तरह की चीज़ों से जस्टिफाई कर देते हैं कि had Article 3 not been there, how would we have, you know, managed this local demands or the way, the flexibility or the easiness with which we have changed India's political map ओवर द लास्ट 70 ईयर्स। आज उत्तराखंड स्टेट है, छत्तीसगढ़ है, ये है, वो है, ये है, ये नहीं है, ये पार्ट जो है इस स्टेट का है, कल से वो पार्ट दूसरी स्टेट का हो गया। ये सब हम कर पाए बिकॉज आर्टिकल 3 वॉज देयर। तो इस तरह के एनालिसिस जो हैं जहाँ पर आप देख पाते हो कि आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मुझे क्वेश्चन की डिमांड से इसको ईविल पोर्ट्रे करना है कि इसने तो फेडरलिज्म की कोई धज्जियाँ ही उड़ा दी हैं, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इसे डिफेंड करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सिमिलरली से अब अगेन यूनियन एंड टेरिटरी में क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन इंडिया, कि किस तरह से पहले स्टेट्स बनी, फिर बाद में बनी, फिर बाद में बनी। फिर सवाल जैसे बन सकता है इसके ऊपर ही अमेरिकन फेडरलिज्म, और या टू व्हाट एक्सटेंट इज इट फेयर टू से दैट इंडिया इज अ क्वाज़ी फेडरल नेशन और स्टेट। तो पॉइंट मेरा क्या है, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिटीजनशिप। वहां पर एक मेंस का सवाल बनता है CAA के ऊपर, वहां पर एक मेंस के लिए ही शॉर्ट नोट बनता है आर्टिकल 35A के ऊपर, या एक शॉर्ट नोट बनता है असम अकॉर्ड के ऊपर, शॉर्ट नोट बनता है डिफरेंस बिटवीन NPR, NRC, दिस एंड दैट। सिमिलरली मूव ऑन टू फेडरलिज्म, एंड विनोद की फेडरलिज्म का पूरा चैप्टर एक पंडोरा बॉक्स है, जितने मर्जी मेंस के और जितने मर्जी प्रीलिम्स के सवाल बना लो, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो मैंने क्या ट्राई किया है इस मॉड्यूल में कि ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है
इसमें से आपको चाहे तो वो सिंपल सा एक फ्रेज थ्रो कर दे, हम उसके बारे में भी कुछ लिख के आ सके। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म उन्होंने थ्रो कर दिया और हम उसके बारे में भी कुछ लिख के आ सके। चाहे वो आपसे थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछें कि जहाँ पर आपकी पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स गोइंग अराउंड अस, उसको आप इंटीग्रेटेड मैनर में लिख के आओ, हम वो भी कर सकें। एक तो ये चीज़ मैंने ट्राई किया, और दूसरी चीज़ मैंने क्या ट्राई किया, एंड यू विल सी फ्रॉम टुडेज लेक्चर, things that are not necessarily there in our constitution, that are not necessarily there in our static polity syllabus, but they are out there and they are very important, उनको भी हमने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। तो आई थिंक कि as far as GS2 as far as the political issues part is concerned from Haryana HCS perspective, आप you can rely on these classes over and above जो आपको आता है। Students these days are more informed than us. ठीक, most of the students they know more than most of the teachers out there. तो जो आपको आता है उस पे तो आपने बैंक करना ही है। चलिए, मुझे लगता है सबसे पहले हमें ये सवाल आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द NDPS एक्ट। अब NDPS एक्ट के बारे में मैं थोड़ी सी आपसे डिस्कशन करूँ। काफ़ी ड्रैकोनियन लॉ है, अच्छा लॉ नहीं है ये। हम एग्जाम में नहीं लेके आ रहे, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ ताकि आप वहाँ पर लिख पाओ। अच्छा लॉ नहीं है फॉर मल्टीपल रीजंस। टू स्टार्ट विथ तो यही कि यार जो आप एक बार अपने मॉरल वो सारे उतार के ज़रा इसको ऑब्जेक्टिवली सुनना। हमारे कंट्री में 2000 BC से लेकर अभी तक क्या था कि गांजा, कैनबिस, इस तरह की मॉडरेट यूज जो है वो कल्चरली भी एक्सेप्टेड था, और कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पेपर्स भी नहीं थे ये प्रूव करने के लिए कि इसके बहुत इल इफेक्ट्स हैं। अब कोई बोल सकता है कि सर लेकिन ये तो एडिक्ट बन जाएंगे लोग और वो इतना गांजा फूकने लग जाएंगे कि मर जाएंगे। Isn't that true for cigarettes as well? Isn't that true for alcohol as well? Isn't that true for most things out there? The point is कि मॉडरेशन में इंडिया में अच्छा खासा यूज़ होता था। मैक्सिमम कंट्रीज़ में जो नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के अगेंस्ट लॉज आए हैं वो आए हैं यूएसए की वजह से। यूएसए ने 1980s तक आते आते इतना प्रेशर बनाया दुनिया के ऊपर, उसकी फार्मा इंडस्ट्री जैसे ही उठी है उसने इतना प्रेशर बनाया। दिस इज नॉट सम सॉर्ट ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरी। मैनी ऑफ यू इफ़ यू हैव डन इनफ रिसर्च यू वुड सी कि यार सिंगल कन्वेंशन लेके आए, सबको बोला रजिस्टर करो ड्रग्स के अगेंस्ट, ये बनाओ वो बनाओ। उससे क्या हुआ कि एक इंडिया में लॉ बना दिया, ज्ञानी जैल सिंह ने लगा दी मोहर। राजीव गांधी जी सकम करके प्रेशर को, ऐसा नहीं है कि राजीव गांधी जी को ही उन्होंने प्रेशर डाला है, नेहरू जी के टाइम से वो बोलते थे इंडिया में 1980s से पहले अगर कोई पर्सन स्मोकिंग पॉट, सो व्हाट, अपनी ज़िंदगी जी रहा है यार। इनफैक्ट जो एलीट लोग होते थे वो गांजा, भांग, इनको गरीबों का रिक्रिएशन वो मानते थे कि हाँ यार ये ऐसा करते होते हैं। नाउ खैर अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस लॉ पे नहीं जा रहा हूँ। अदरवाइज अगर हम देखें इसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये मैं आपसे जो डिस्कशंस कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ कि जस्ट इन केस इफ हरियाणा HCS डिसाइड्स टू सरपास अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम एंड गोज फॉर एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी टॉपिक्स, देन वी मस्ट बी एबल टू राइट समथिंग। ओके, इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, मैं ना ऐसे नहीं कर सकता कि मैं बोलूँ कि अच्छा मैं एक दुकान पे गया, वहाँ पर अगर तो वो 100 डिस्प्रिन मुझे दे रहा है फिर तो उसको मैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, फिर तो मैं उसको सज़ा दूंगा 6 महीने की। अगर 1000 डिस्प्लिन दे दी तो फिर सज़ा दूंगा मैं 2 साल की। क्वांटिटी बेस्ड जो इन्होंने पेनल्टी सिस्टम रखा हुआ है, क्वांटिटी बेस्ड, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। होता क्या है, जैसे भी आर्यन खान का भी आप देख रहे होंगे, स्मॉल क्वांटिटी अगर आपके पास में है तो अबाउट बिटवीन 6 months to 1 year, मिनिमम 6 months तो है ही है, 1 year के आसपास की जेल है। अगर उसी चीज़ की कमर्शियल क्वांटिटी आपके पास में है, कमर्शियल क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी क्या है, ये इसी एक्ट के एंड में उन्होंने एक चार्ट बना के दे दिया कि इससे ज़्यादा अगर आपके पास में हैश है, इससे ज़्यादा गांजा है, इससे ज़्यादा कोडीन है, इससे ज़्यादा एल्प्राजोलम है, इससे ज़्यादा जो भी ऑल दीज थिंग्स, तो फिर वो कमर्शियल होगी, इससे कम होगी तो वो स्मॉल होगी। इससे ज़्यादा अगर आपके पास में है तो इन्होंने क्या लिखा है, नॉर्मली जितने भी लॉज ब्रिटिश बनाकर जाते थे वो लिखते थे थिंग्स लाइक कि इसके लिए सज़ा होगी अप टू 10 years, अप टू 7 year, अप टू दिस, अप टू दैट। तो जज के पास में ना अपनी एक प्रूडेंस लगाने का वो रहता था, मौका रहता था कि यार ये पर्सन है ना जो ये अबेटमेंट में आ रहा है,
क्योंकि ये अबेटमेंट में आ रहा है और शायद प्रॉब्ली जज केस देख के बता सकता है कि यार दिस पर्सन इज ड्रैग्ड इन दिस केस, ये गिल्टी होगा, ये बच नहीं सकता, पर ये ड्रैग्ड है। मैं काम करता हूँ, अप टू 5 ईयर सजा है ना, इसको मैं 2 की दे देता हूँ। ये जो है ये मुख्य आरोपी है, मेन एक्यूज है, इसने सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है, इसको हम 5 साल की सजा दे देते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है अपने वालों ने, नॉट लेस देन 10 ईयर्स। 10 साल की तो लगेगी ही लगेगी, इससे कम जज के पास प्रोविजन ही नहीं है सजा देने का। ना पहले तो आपने क्या किया कि मैं इतना अगर नशा ले रहा है तो 1 साल सजा, वही अगर तो इतना नशा ले रहा है तो क्या है 10 साल सजा। क्वांटिटी बेस्ड, लेट मी पुट इट डिफरेंटली नाउ। कॉलेज में एक बच्चा जो है वो अगर से अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में या अदरवाइज भी, आप बचपन से बच्चों को ऐसे रेस करते हो कि यार ज़िंदगी में एक बार सब कुछ करना चाहिए एंड व्हाट नॉट, वो अगर कुछ भी ऐसा कोई चीज़ वो करता है तो उसको आप सज़ा दे रहे हो 1 साल की। ज़्यादा सज़ा है 1 साल की सज़ा। सुनने में, मैंने डिस्कशन कर लिया, लोगों ने सड़क पे डेलिब्रेशन कर ली, सुनने में बहुत आसान लगता है। 1 ईयर इन इंडियन जेल, आर यू सीरियस? मतलब जो हेल वो बयां किया गया है ना माइथोलॉजी में कि हेल में ऐसा होगा, हेल में वैसा होगा, वो है आर्थर रोड, वो है तिहाड़, वो है वैसी हैं जेल्स। वहाँ पर आप उस बच्चे को 1 साल के लिए भेज रहे हो एंड लाइक विदाउट एनी सिंपैथी फॉर आर्यन खान, आई एम जस्ट टेलिंग यू, तो यू आर बाउंड टू हैव लाइक वो बच्चा क्रिमिनल बन के निकलेगा, नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या है, मुझे आज एक चीज़ पता लग गई कि यार मैं अगर से गांजा मैं इसका ट्रेड करता हूँ तो मुझे कितने की लगेगी? 10 साल की। मैं कोई सबसे हार्मफुल, सबसे सिंथेटिक, सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब महंगा से, आई डोंट नो, मतलब प्रॉब्ली एज एक अज्यूम आर्ग्यूमेंट से के लिए हेरोइन ऐसी हो चीज़, और मैं हेरोइन का अगर करता हूँ ट्रेड तो भी कितने की होगी? 10 साल की। अब जब मुझे रिस्क उठाना ही है, मुझे ड्रग पेडलर बनना ही है, आई वुड बी टिल्टेड इन फेवर ऑफ रियली डेंजरस हार्डकोर ड्रग्स कि यार अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मैं इसकी करूँगा। क्यों? क्योंकि सज़ा तो उतनी है। क्वांटिटी बेस्ड सज़ा जो है वो सेंस नहीं बनाती, नंबर 1। थोड़ा सा मैं तेज़ खींच रहा हूँ इसलिए आई डोंट नो कि इफ़ यू वुड बी एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ इट और नॉट, आई एम होपिंग दैट यू विल। क्वांटिटी बेस्ड अगर आपको ये आ जाता है कि शॉर्टकमिंग्स, तो आप लिख के आना अच्छे से। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने भी कल लिखा है कि यार ये स्मॉल क्वांटिटी के लिए जेल करनी बंद करो, ये क्या मजाक बना रखा है। ठीक, तो नंबर 1 क्या है कि क्वांटिटी बेस्ड सज़ा। दूसरी एक और प्रॉब्लम क्या है, दिस एक्ट बहुत ज़्यादा, ये एक्ट है ना जो, ये हमारे आर्टिकल 2021 के साथ में इसका ज़्यादा कोई सिंक नहीं है। कैसे? जब भी कोई क्राइम होता है तो हम हमारे कंट्री में एक बेसिक सा वो है कि यार इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, नेचुरल लॉ का पार्ट है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी इज नॉट ट्रू हियर इन एनडीपीएस। यहाँ पर क्या होता है, एक कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, लेट्स से एनसीबी को टिप ऑफ मिला कि इधर ये कोई जगह है, यहाँ पर ड्रग्स हैं। यहाँ पर एनसीबी गई, यहाँ पर थे 10 लोग, जिनमें से हो सकता है ये 3 लोग जो हैं इनके पास ड्रग्स हो भी, लेकिन ये 4 के पास नहीं था। और एनसीबी ने लेकिन क्या किया, हमारी कंट्री में इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है आपको पता है, और आप किसी इस भले के में मत रहना कि सीबीआई या एनसीबी या डीआरआई या कोई भी ऐसी जो बॉडीज़ हैं ये बहुत अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड केस बना देती है, वेरी प्रूडेंट। और पुलिस तो ऐसी होती है, हर बंदा अपनी सरकारी नौकरी करने आया होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी, और वो अपने हिसाब से अपनी नौकरी कर रहा होता है। नाउ मान लो इन दैट हाइपोथेटिकल सिचुएशन एनसीबी ने इन सबको उठा लिया, इन सबको कर लिया अरेस्ट, ले गए मजिस्ट्रेट के पास, एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट वाले मजिस्ट्रेट के पास। अब बेल एक ह्यूमन बीइंग का राइट है कि यार अभी मैंने, अगर आपको लगता है मैंने ड्रग्स लिए हैं या मैं ले रहा था, मेरा मेडिकल करवा दो, मुझे बेल दे दो, प्रूव करवा लो, या जो मेरे पास से पोजेशन हुई है इसको एक बार आप लैब में भेज कर चेक करवा लो कि ये है भी नशा कि नहीं है। एक्चुअल में भी ऐसा होता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है एनसीबी वो भेजती है फिर चेक करवाने के लिए कि इसके अंदर क्या मिला क्या नहीं मिला। नाउ नंबर 1 इज दिस। नंबर 2, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मली अगर जब भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कंट्री में इन्वेस्टिगेट करती है तो 90 डेज का टाइम होता है उनके पास। 90 डेज के बाद में
एनसीबी क्या करेगा, एक रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को फाइल कर देगा, उसके बाद मजिस्ट्रेट जाने और एक्यूज जाने, बात खत्म। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अपना काम कर दिया, अब न्यायपालिका जाने और ये पर्सन जाने। न्यायपालिका को जब मजिस्ट्रेट को एनसीबी के बंदे को बुलाना होगा, उनको बुला के उनके बयान ले लेंगे। जब एक्यूज को बुलाना होगा, इनको बुला के इनके बयान ले लेंगे, केस को पढ़ेंगे और अपना न्याय सुना देंगे। ऐसा होता है। पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो है एनडीपीएस में इन्वेस्टिगेशन का टाइम 90 डेज नहीं दिया हुआ, 180 डेज दिया हुआ है, 180 डेज, 6 महीने। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि बेल के टाइम पर ही किसी को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ये आप ध्यान से समझोगे तो आपको एक शायद चीज़ समझ आएगी कि आर्यन खान को क्यों नहीं बेल मिल रही। ऐसा कुछ नहीं है कि जी उसके कोई पर्सनल वेंडेटा है, कि ये लॉ ही घटिया है। और पंजाब जहाँ से मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर तो टेररिज्म के टाइम पे इतना मिसयूज़ हुआ है, इतना मिसयूज़ हुआ है, आप सोच नहीं सकते हो। नाउ है क्या इस लॉ में प्रॉब्लम क्या है? लेट्स टेक दिस पर्सन ए, अब आर्यन खान का मतलब नहीं है, बट जस्ट लेट्स से ए, और ये है इनका एक एडवोकेट, इनके वकील, और ये है एनसीबी, और ये है इनके एडवोकेट। इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये है मजिस्ट्रेट साहब। अब आर्यन खान को बेल कब मिलेगी? अकॉर्डिंग टू द एनडीपीएस एक्ट, या तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ये बोले कि जी हमारे हिसाब से तो ये लड़का ना बिल्कुल इनोसेंट है, आप इसको बेल दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। या फिर मजिस्ट्रेट साहब बोले कि मेरे सामने जो एविडेंस है उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे लग ही रहा है कि ये लड़का तो इनोसेंट है, दे दो इसको बेल। नाउ थिंक अबाउट इट। ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये क्यों कभी बोलेगा? ये क्यों बोलेगा कि लिसन, आई एम रिप्रेजेंटिंग एनसीबी, बट आई थिंक कि जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना वो भी गधे हैं और वो ऐसे ही बस जाके लोगों को उठा लेते हैं और ड्रग्स के केस डाल देते हैं, इसलिए इस लड़के को उठा छोड़ दो। ये तो पूरा वहाँ पे लड़ेगा, बहसेगा कि यार इसके थ्रू एग्जाम्पल सेट कीजिए आप, जो बच्चे आजकल नशों में पढ़ रहे हैं। तो ये तो इसको बेल कभी लेने नहीं देगा। मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट साहब भी ये करेंगे कि वो ये बोले, उनको क्यों पड़ी है इस चीज़ की कि हाँ यार इस बच्चे को बेल दे दो। उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, आप एक काम कीजिए, केस फाइल कीजिए, एनसीबी को बोलेंगे आप चार्जशीट फाइल कीजिए, उसके बाद ट्रायल हो जाएगा। ट्रायल हो जाएगा तो अगर ये लड़का इनोसेंट होगा तो फ्री हो जाएगा। सो बेल बिकम्स लाइक ट्रायल तक पहुंच जाता है। और एक और चीज़, अब आपको शायद पुराना पॉइंट समझ आएगा, एनसीबी के पास कितना टाइम है केस को, चार्जशीट को फाइल करने का? 180 दिन। अभी मैं बता के हटाऊँ, 6 मंथ्स। सो हर 14 दिन बाद ये पहुंच जाते हैं। आर्यन खान के केस में तो फिर 2-2 3-3 दिन बाद आपको मिल रही है वो अपॉइंटमेंट मिल जाती है, अदरवाइज 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, पर्सन पहुंच जाते हैं, हाँ जी खड़े हैं, एनसीबी से पूछा हाँ जी क्या हो रहा है, सर वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग, वी विल फाइल द चार्जशीट सून, ओके 14 डेज जुडिशियल रिमांड। अगर दोबारा आ गया, हाँ जी व्हाट आर यू डूइंग सर, वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग एंड अपने को क्या करना है, थोड़ा और टाइम चाहिए, 14 डेज, 180 दिन का भाई तुम्हारे पास राइट है, तुम लेते रहो। इसका वकील वहाँ पर जितनी भी चीखे चिल्ला ले कि यार ये क्या बात है, इनको बोलो चार्जशीट नहीं फाइल कर रही है तो इसको तो इसके अगेंस्ट तो केस ही नहीं बनता, इसका नाम निकालो यहाँ से, ये करो वो करो, वो बोलता रहे। बहुत मुश्किल है इसको बेल मिलना। 180 दिन बाद, 180 डेज के बाद चार्जशीट फाइल होगी। उसके अगर मतलब इन थ्योरी है, करवाने को तो चाहे 2 दिन में करवा लो आप चार्जशीट फाइल, बट 180 डेज के बाद चार्जशीट फाइल होगी। जब वो चार्जशीट फाइल हो जाएगी उसके बाद में फिर जज नॉर्मली कि हाँ यार अब मुझे लगता है कि इतना केस चलेगा, इस लड़के को रिलीफ दे सकते हैं, बिकॉज इसका पुराना रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं है और इसके खुद के पास से ड्रग्स नहीं मिले, ये तो साथ में था, यहाँ था वहाँ था, मिल जाती है बेल। अब मेरा कहना ये है कि मान लो उसके 2 साल केस चला और 2 साल बाद पता लगा कि ये लड़का इनोसेंट है, कोई भी लड़का हो सकता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्यन खान हियर, आई एम टेलिंग यू हाउ दिस लॉ इज मिसयूज्ड इन इंडिया। अब 2 साल बाद पता लगा ये लड़का इनोसेंट है, तो भी आपने इसको 6 मंथ्स की सज़ा तो दे दी ना जेल में। 6 महीने किसी ने जेल काट ली किसी ऐसे क्राइम के लिए जो उसने किया भी नहीं था, बिकॉज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई तुम गिल्टी हो, पहले ही मान के चल रहे हैं हम, 6 महीने तो तुम्हें अंदर रखेंगे ही। नाउ हो सकता है कि आर्यन खान को कभी बेल मिल जाए, शायद अगले दिन मिल जाए, परसों दिन मिल जाए, वो एक अलग विषय है, क्योंकि कोई चीज़ें जो कुछ इश्यूज़ होते हैं जो पॉलिटिकली सेंसिटिव हो जाते हैं
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बड़े बड़े वकील इन्वॉल्व हो जाते हैं. अ पर्टिकुलर केस माइट हैव अ डिफरेंट आउटकम. यू मे सी दैट बॉय आउट इन अ डे और टू, बट आई एम टेलिंग यू हाउ इट वर्क्स इन इंडिया. दिस इज हाउ इट वर्क्स इन इंडिया. दैट पहले क्या हो रहा है कि किसी के ऊपर भी साथ में अबेटमेंट, प्रोडक्शन, पोजेशन, ट्रांसपोर्टेशन का ही मैंने केस बना के लोग 10-10 साल से अंदर है. मैंने क्या किया, मैंने एक 3 व्हीलर वाले को 50 रुपये दिए, एक बैग पकड़ाया और बोला भैया ये वहाँ छोड़ाना, ये लो मैं आपको एड्रेस दे रहा हूँ. वो चला गया. रास्ते में उसको पुलिस वाले ने रोका, उसने चेक किया, उसमें से ड्रग्स निकले. ये 3 व्हीलर वाले को 10 साल की लगेगी यार, नॉट लेस देन 10 ईयर्स फॉर डूइंग व्हाट. एक दिन के वो 100 रुपये कमा रहा था. हर कोई नॉर्मली, अब वो देखो ना, आप 3 व्हीलर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कोई उसके पास बुक्स रख देता है, कोई खाने का सामान रख देता है, कोई आलू रख देता है और एक उसको पर्ची पकड़ा देता है कि यहाँ से वहाँ छोड़ के आनी है. वैसे ही एक दिन मैंने ये कर दिया. थिंक अबाउट इट. इस तरह से ये बहुत प्रॉब्लमेटिक एक्ट हो जाता है. एनीवेज, ये मैंने आपको सिर्फ इसकी असेसमेंट बताई है कि ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिस्टिंग्विश नहीं होता. जैसे मैनी पीपल आर सेइंग, हर कुछ चीज़ ना पॉलिटिकल नहीं होती, और सोशल मीडिया और मीडिया को तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए. लोग क्या बोल रहे हैं, अरे किसी के पास 10 ग्राम ये मिल गया तो आपको प्रॉब्लम है. अगर मुंद्रा पे 20,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स मिले उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ भाई, नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि लॉ ही तुम्हारा ऐसे बना हुआ है. वो 20,000 करोड़ रुपया किसके, वो जो ड्रग्स हैं वो कंटेनर है, किसी के पोजेशन में थोड़ी है. केस किसके ऊपर बनेगा? जिस चीज़ की टिप ऑफ होगी, फिर उसकी पोजेशन होगी, वहाँ पे एक बंदा जो कंटेनर पे खड़ा होगा और वो बोलेगा कि ये मेरी चीज़ है. एक तीसरा बंदा आएगा, वो साइन करवाएगा. सो द वे योर एक्ट्स आर डिजाइंड, सच में ऐसा हो सकता है कि किसी के पास में सिर्फ एक जॉइंट है, वो अंदर है, और किसी के पास में 16,000 करोड़ के ड्रग्स हैं और उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता. एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि यार वो बहुत जी वो अंबानी है या अदानी है इसलिए बच गया और ये है वो बच गया. योर एक्ट्स आर डिजाइंड इन सच अ वे. एनीवे, सो आई होप आप थोड़ा सा असेसमेंट देख पाए होंगे कि क्या नेगेटिविटीज़ हैं. बहुत ड्रैकोनियन है. तो एनडीपीएस एक्ट अदरवाइज क्या करता है 1985 का? इट प्रोहिबिट्स अ पर्सन फॉर द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कल्टिवेशन, पोजेशन, सेल, परचेजिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, कंजम्पशन ऑफ एनी नार्कोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस. आया कब था ये एक्ट? 1985 में. पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, और इंडियन सिटीजन अगर इंडिया के बाहर रह रहे हैं या इंडिया की शिप्स वगैरह होती हैं वहाँ पर भी अप्लाई होता है. और इस एक्ट के अंदर क्या किया गया, पनिशमेंट भी आपको पता लग गई है कि the punishment is based on the quantity, small quantity or commercial quantity, और NCB, Narcotics Control Bureau, it was set up in 1986 under to give effect to this act. 1986. सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है. चलिए आगे. आप रिसेंटली सुनते होंगे कि एनडीपीएस एक्ट में अमेंडमेंट हुई है, एनडीपीएस एक्ट में अमेंडमेंट हुई है. वो क्या है? वो अपने काम की नहीं है. मैं आपको बताता हूँ, अदरवाइज जस्ट सो आप टू गेट इट आउट ऑफ योर माइंड. ऐसे करके मैंने एक एक्ट लिख दिया. उस एक्ट में मैंने बोला कि यार ये जो ड्रग ए, मैंने लिख दिया कि यार एनेक्जर ए है इस एक्ट के पीछे. एक हमने शेड्यूल लगा रखा है. उस शेड्यूल में मैंने लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में कमर्शियल बोलेंगे, कितनी कितनी क्वांटिटी में स्मॉल बोलेंगे. तो ऐसे करके मैंने एक शेड्यूल लगा दिया. नाउ व्हाट, 2014 में जब इसकी अमेंडमेंट हुई तो पूरा एक्ट जो जो अमेंड करना था कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया कि यार एनेक्जर ए में हमने सारे ड्रग्स के नाम दे रखे हैं और कितनी कमर्शियल क्वांटिटी होगी, कितनी स्मॉल क्वांटिटी काउंट होगी, वो दे रखा है. और जब उस एक्ट को एक्चुअल में फाइनली ड्राफ्ट किया गया तो यहाँ पे ये लिखना ही भूल गए. ड्राफ्टिंग एरर हो गई और ये एनेक्जर जो है शेड्यूल खाली रह गया. तो मान लो मेरे पास में कोई चीज़ मिली, कोई एक मेडिसिन मिली जो सरकार के हिसाब से या पुलिस के हिसाब से ये तो एनडीपीएस के अंदर प्रोहिबिटेड है. केस बना दिया, चलो जी केस बना लिया. अब कोर्ट तो लॉ के हिसाब से चलेगी, बोलेंगे जिसके पास में ये चीज़ मिली है जिसका नाम है XYZ. ओके, ये XYZ मिली है, कितनी क्वांटिटी में मिली है, इतनी क्वांटिटी में मिली है. चलो आओ देखें कि ये प्रोहिबिटेड है और इसकी कितनी सज़ा है. चलो जी शेड्यूल ए में दी हुई है सज़ा. गए शेड्यूल ए में खाली था, बस फिर लॉ के हिसाब से मुझे सज़ा नहीं मिलेगी. तो ये ड्राफ्टिंग एरर हो गई थी और त्रिपुरा में एक पर्सन को इस वजह से बेल मिल गई थी. तो फिर सरकार ने अब क्या किया, रेट्रोस्पेक्टिवली 2014 से इसको ड्राफ्टिंग एरर को करेक्ट करके इन्होंने लॉ लेके आए कि हम रेट्रोस्पेक्टिवली 2014 से इस चीज़ को कर रहे हैं.
अदरवाइज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आप क्रिमिनल लॉ इस तरह से रेट्रोस्पेक्टिवली ला भी नहीं सकते। नाउ दिस अमेंडमेंट ऑल्सो इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर आप देखो, पर चलो मतलब इतना ज़्यादा में हम पढ़ते नहीं। आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि यार सुनो 2010 के बाद जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी या जिसने थप्पड़ मारा था किसी को उसको 3-3 साल की सजा है, रेट्रोस्पेक्टिवली थोड़ी ले आओगे आप लॉ। बट एनीवेज ऐसा हुआ है कंट्री में। नाउ एक शॉर्ट नोट आपको नोट्स में मिलेगा, उसको आप याद कर सकते हैं। दूसरा, मैं चाहता हूं कि हम पहली 1-2 क्लास में गेट इट ओवर विद द हरियाणा टॉपिक्स एज वेल, जस्ट इन केस अगर कोई आपको 2 सवाल आ गए तो आप वहां पे लड़ नहीं सकते हो, धरना नहीं दे सकते कि यार हरियाणा से क्यों पूछ लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस ऑफ प्रॉपर्टी। Write a short note on the Haryana recovery of damages of property during disturbances to Public Order Act 2021। ये भी एक्ट हरियाणा ने पास किया था कि जब दंगे फसाद होते हैं, लोगों की असेंबली होती है, चाहे वो लॉफुल हो चाहे वो अनलॉफुल हो, चाहे राइट्स हो रहे हो या वायलेंट डिसऑर्डर हो, तो उस समय क्या होगा, वहाँ पर एक FIR फाइल होगी, उसके बाद एक क्लेम्स ट्रिब्यूनल बनेगा और वो क्लेम्स ट्रिब्यूनल क्या करेगा, चेक करेगा, लायबिलिटी सेट करेगा कि यार ये लोगों के अगेंस्ट FIR फाइल हुई है, इन लोगों ने राइट्स किए थे, इस प्रोपोर्शन में इनकी लायबिलिटी बनती है और अब इनसे रिकवर किए जाएंगे डैमेजेस। यूपी में भी एक ऐसा एक्ट है, तो आपको समझ आ गया कि ये है क्या एक्ट। दिस इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टीज कॉज बाय पर्सन्स ड्यूरिंग लॉफुल और अनलॉफुल राइट्स और वायलेंट डिस्टर्बेंस। तो कौन करेगा, कौन बताएगा, इसका सारा प्रोसेस क्या है, इसको आप 1 मिनट के लिए सुन लीजिए अगर आपको आ जाएगा सवाल। तो FIR रिपोर्ट फाइल होगी पुलिस थाने वगैरह में, उसके बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो रिपोर्ट वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी कि एक क्लेम्स ट्रिब्यूनल बनाएगी। ये कीवर्ड है, पेपर में जरूर लिख के आना अगर आपको ये आ गया, क्लेम्स ट्राइब्यूनल। यहां पे कौन होगा, क्लेम्स ट्राइब्यूनल में कौन बैठा होगा, इट विल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ पर्सन फ्रॉम हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सर्विसेज। कोई ऐसे वाले हरियाणा कैडर के जज को लगाएंगे जिनको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वो रेकमेंड कर दें। ये जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल बनेगा इसमें और लोगों को भी बिठा सकते हैं एज द केस में भी, पर प्राइमरीली इसको कौन हेड करेंगे, सम सुपीरियर जुडिशियल सर्विसेज के कोई पर्सन, हाई कोर्ट के कोई जज को बिठा देंगे इस तरह से। ये ट्रिब्यूनल जो है ये क्या करेगा, ये देखेगा कि कितनी कॉम्पनसेशन बनती है, क्या मॉनेटरी वैल्यू है कॉम्पनसेशन की, क्या किस किस को वो मिलनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को कितनी मिलनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी मिलनी चाहिए। अगर कोई पर्सन किसी, जैसे सुखदेव ढाबा जाट आंदोलन में जला दिया गया था, तो अगर किसी प्राइवेट पर्सन को अगर वो कॉम्पनसेशन मिलेगी तो वो कैसे मिलेगी, अगर उस पर्सन ने ऑलरेडी इंश्योरेंस क्लेम कर रखी है तो उसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इस तरह से। तो एक तो ये किया जाएगा, दूसरी चीज़ क्या की जाएगी कि ये पैसे आएंगे कहाँ से, जो क्लेम्स हैं, बाय द पर्सन्स हु आर लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, एग्जॉर्टिंग, इंस्टिगेटिंग, पार्टिसिपेटिंग और कमिटिंग द डिस्टर्बेंस। तो FIR में जिसका नाम आ गया, चाहे प्लानिंग में आ गया, चाहे ऑर्गेनाइजिंग में आ गया, चाहे एक्सटॉर्शन में आ गया, चाहे ये था कि यार ये आगे नारे लगा रहा था, ये जला रहा था, ये धरने दे रहा था, उन सब की प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अटैच हो सकती हैं, उनके बैंक अकाउंट्स अटैच हो जाएंगे, वहाँ से पैसे लिए जाएंगे और जो भी कॉम्पनसेशन है वो दी जाएगी उन लोगों को जिनका नुकसान हुआ है, और इस दैट ऑल्सो इंक्लूड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके ऊपर मैं आपको एक नोट बना के दिया है। एक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, सिंपल सी चीज़ें आपको दी हैं, आप वो पढ़ लेंगे तो विल बी फाइन। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2021। ये भी आपको पता है दुष्यंत चौटाला जी लेके आए हैं। मुझे लगता है स्टेट में राजनीति करना बहुत आसान है, आपको बस एक ही चीज़ बोलनी है, यार बाहर वालों को भगाओ। अब बीजेपी और कांग्रेस जो मर्जी कर ले, आप स्टेट में खड़े हो जाओगे, स्टेट की पार्टी बनने में बहुत सही है, आपको लोकल से 4 मुद्दे उठाने हैं। कोई भी जो सेंटर की पार्टी है वो आपके अगेंस्ट बोल ही नहीं सकती कि बीजेपी क्या बोलेगी हरियाणा में, नहीं नहीं यार बाहर के लोगों को जॉब दो। कांग्रेस क्या बोलेगी, नहीं 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 बाहर के लोगों को जॉब दो, ठीक। बट बीजेपी की कंपल्शन है, उसको तो पूरा देश चलाना है, या कांग्रेस की कंपल्शन है, एटलीस्ट इन थ्योरी वो पूरा देश चलाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टेट पार्टी बनना बहुत ही मज़े की चीज़ है। लोकल मुद्दे उठा लो, बस इन लोगों को रिजर्वेशन दो, नहीं तो बस
फिर आप नहीं तो हरियाणा में आ जाओ, फिर मेरे से चुनाव लड़ लो। सो वी नो कि हरियाणा में एक ऐसा एक्ट आया है जो क्या करता है, दिस एक्ट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड 75% एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स बाय एम्प्लॉयर्स इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें दो चीज़ें हैं हमारे काम की जो आपको एग्जामिनर पेपर में ढूंढ रहा होगा। मैंने 130 वर्ड्स का एक शॉर्ट नोट बना के आपको दिया है। वो क्या ढूंढ रहा होगा, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 आपको लिख के आना है। सेक्शन 3 क्या बोलता है कि हर एक जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा कि जितने भी उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी 50,000 रुपये महीना से कम सैलरी है, एक डेजिग्नेटेड पोर्टल है, वो वहाँ पर उनको रजिस्टर करेंगे। मैं एम्प्लॉयर हूँ, मेरे पास 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और ये मेरे पास 3 लोग 5 लोग वो हैं जो 50,000 रुपये महीना से कम कमाते हैं। इनको मैंने एक डेजिग्नेटेड पोर्टल पे रजिस्टर करवा रखा है। जब भी मेरे पास वैकेंसी होगी इस डेजिग्नेटेड पोर्टल पे ही और बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड हैं, मैं यहाँ से लोग उठाऊंगा जो हरियाणा के होंगे। Every employer shall employ 75% of the local candidates with respect to such post where the gross monthly salary or wages are not more than 50,000 rupees per month। अब लोकल जो कैंडिडेट है वो ऐसा नहीं है कि वो उसी डिस्ट्रिक्ट से आना चाहिए। आप अंबाला में हो और आपने भिवानी के किसी बंदे को जॉब दे दी, फाइन। भिवानी में हो और आपने करनाल के किसी पर्सन को दे दी जॉब, तो फाइन। उस वहाँ से आना ज़रूरी नहीं है। क्लियर? तो लोकल कैंडिडेट को अगर इसका फ़ायदा उठाना है तो उनको क्या करना है, इस डेजिग्नेटेड पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना है। ओनली देन दे कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग। अब एम्प्लॉयर जो है इसके लिए एग्जाम्पशन भी फाइल कर सकता है। कब? जब डिज़ायर्ड स्किल सेट, क्वालिफिकेशन, प्रोफिशिएंसी वो वाले लोग उसको इस पोर्टल पे मिले नहीं रहे हैं। जब वो ऐसा करेंगे तो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो उसको चेक करेंगे। वो उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं, या उनको 5 लड़के भी पकड़ा सकते हैं कि ये लो, ये 5 लड़के, इनको ट्रेन कर लो। ठीक? तो पर्सनली आई फील कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। नॉट इस वजह से कि लोकल लोगों को जॉब नहीं मिल रही, मैं तो चाहूँगा लोकल लोगों को जॉब मिले, इसलिए कि जितना ज़्यादा सरकारों को आप बिजनेसेस में घुसाओगे उतना ही आप अपनी कंट्री में काम खराब करोगे। सरकारें तो नेसेसरी ईविल होनी चाहिए, बस बहुत ज़रूरत है। ओनली देन गवर्नमेंट इज़ पार्टिसिपेटिंग, अदरवाइज अगेन दिस इज़ माई पर्सनल व्यू। सो या, तो इफ़ यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस तो विल बी एबल टू राइट इट। एक और आपको जो सवाल आ सकता है वो आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हरियाणा योग आयोग एक्ट 2021। इसके भी 3 चीज़ें एग्जामिनर ढूंढेगा। पहला तो आपको अगर 40 वर्ड्स उन्होंने दोबारा स्टिक किए, जिसकी मेरे को ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे, तो वो आपको नेचुरोपैथी की, आयुष की, योगा की, इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है। योगा क्या होता है? इट इज़ अ डिसिप्लिन टू इम्प्रूव और डेवलप one's inherent power in the balanced manner which offer the means to attain complete self-realization। आपको लगेगा ये सर अपनी डेफिनेशन कहाँ से ले आए, क्या बोली जा रहा है ये लड़का, बाबा रामदेव भी नहीं बोलता ऐसा। एक्चुअल में क्या है कि जो एक्चुअल एक्ट है, बेयर एक्ट, उसमें सबसे पहले उन्होंने योगा की एक डेफिनेशन दे रखी है। मुझे लगता है कि कोई हार्म नहीं है उस डेफिनेशन की 2 लाइनें पढ़ लेने में। कहीं उन्होंने आपसे 40 वर्ड योगा पे पूछे कि होता क्या योगा, तो यू शुड बी एबल टू राइट इट। ठीक है? क्या है ये बोलते हैं कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा डिसिप्लिन है जो आपकी लाइफ में बैलेंस ले आता है और आपको हेल्प करता है पूरा कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। अब ये एक्ट क्यों बनाया, ये एक्ट करेगा क्या? दिस एक्ट is enacted to promote, manage, regulate and to ensure training of yoga and naturopathy, to promote naturopathy system of medicine and to promote yoga asana as a sport। अब इससे एक सवाल आता है कि नेचुरोपैथी मेडिसिन को प्रमोट करना है, नेचुरोपैथी क्या होता है? या उससे भी बेटर है कि आपको आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेचुरोपैथी सिस्टम ऑफ थेरेपी। आई एम सॉरी, तो वो क्या होगा? नेचुरोपैथी मीन्स अ ड्रगलेस, ड्रग्स नहीं, उसमें कोई दवाई नहीं दे रहे हो आप, नॉन इन्वेजिव सिस्टम ऑफ थेरेपी। कोई आपके इन्वेजन भी नहीं, है बॉडी के अंदर कुछ पाइप वाइप्स कुछ नहीं डाल रहे हैं। तो ड्रगलेस non-invasive system of therapy involving use of natural elements, that kind of therapy which is based on theory of vitality कि body के अंदर एक self healing vitality है, toxemia, self healing capacity of the body, of the blood and principle of healthy living,
वो चीज़ें जो आपको दवाइयों से दूर लेके जाएं, बॉडी खुद हील करे, इस तरह की लाइफस्टाइल की प्रैक्टिसेस, इम्यूनिटी बिल्ड करना, उसको हम क्या बोल रहे हैं? नेचुरोपैथी सिस्टम ऑफ थेरेपी। आयुष सबको पता ही होता है क्या होता है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवारिकपा, वो सब, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं कि हरियाणा योग आयोग एक्ट क्या कर रहा होगा? नेचुरोपैथी को, योगा को प्रमोट कर रहा होगा। लेकिन जैसे नीति आयोग बनता है वैसे एक हरियाणा योग आयोग तो बना दिया। अब अगर कोई आयोग बनाया है तो उसकी कुछ मेंबरशिप भी होगी। तो यप, इसके दो टाइप के मेंबर्स हैं, एक है ऑफिशियल मेंबर्स और एक है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। कॉमन सेंस से आप देखोगे ऑफिशियल मेंबर्स में कौन होंगे? कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का आईएएस ऑफिसर, कोई डिपार्टमेंट ऑफ आयुष का आईएएस ऑफिसर, कोई योगा की यूनिवर्सिटी का आयुष ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर्स जो होंगे सरकार में हरियाणा में, तो वो वाले हो गए। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन है? ये वो लोग हैं जिनको सरकार ने अकोमोडेट करना होता है। एमएलए की टिकट मांग रहा था कोई, सरकार ने बोला एमएलए की टिकट तो नहीं मिलेगी, हाँ आपको योग आयोग का अध्यक्ष बना देते हैं। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन है? यहीं से चेयरमैन आएंगे आयोग के, यहीं से वाइस चेयरमैन आएंगे। कोई भी मेंबर जिनके पास में बैचलर्स डिग्री है, योगा की थोड़ी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, या अदरवाइज भी किसी भी फील्ड में, चाहे योगा हो, योगा की अगर नेचुरोपैथी में कुछ एक्सपीरियंस हो, उस तरह के 11 लोग यहाँ से आते हैं। आप इसको याद नहीं करने बैठ जाना कि कितने लोग कहाँ से आएंगे, हमने कौन सा प्रीलिम्स का एग्जाम देना है, आपको बस मोटा मोटा ध्यान हो। और ये करेगा क्या, फंक्शंस क्या हैं इस आयोग के? पहला फंक्शन आपको समझ आ गया, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड रेगुलेशन ऑफ योगा और नेचुरोपैथी, उसके लिए काम करेगा, रेगुलर मीटिंग होगी इनकी। दूसरा, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट्स में, म्यूनसिपैलिटीज़ में, तहसील लेवल पर, पंचायत लेवल पर, ग्राम लेवल पर, प्राइमरी स्कूल लेवल पर, मिडिल स्कूल लेवल पर, सेकेंडरी स्कूल लेवल पर, ये क्या करेगा? योगा के कॉम्पिटिशन्स, योगा पोस्चर्स, योगासन कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो पूरे हरियाणा में गांव गांव में योगा के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज योग आयोग एक्ट के अंदर इस एक बॉडी बनाई है जिसका मैंडेट ही यही है कि बच्चे सारा दिन योगा करें, सो दैट कि एकदम फिट हों, हेल्दी हों, बुरी आदतों से बचें, उनके बॉडी, माइंड एंड सोल के अंदर हार्मनी हो। नाइस थिंग, ठीक। और क्या करेंगे ये? स्कूल सिलेबसेस में, करिकुलम्स में हम किस तरह से हेल्दी लिविंग, किस तरह से योग या नेचुरोपैथी को इनकलकेट कर सकते हैं, उसके ऊपर ये काम करेंगे। पीरियोडिकली ये सिलेबस, कोर्स, करिकुलम्स को पढ़ेंगे स्कूल के, सो दैट दे नो कि हम किस तरह से वी कैन क्रिएट such kind of overall integrated inculcation of value system, in overall integrated system of like inculcating the value in the sense कि बच्चा जो बचपन से ही है योगा पढ़ता भी है, योगा करता भी है, अच्छा लाइफस्टाइल उससे वो रहता भी है। तो आपको शॉर्ट नोट आएगा, तो आप 3 चीज़ों के अराउंड लिखना कि हरियाणा ने बनाया है, ये इसका मैंडेट है, ये इसके फंक्शंस हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। दिस इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। I'll give you notes, उसके बाहर आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। I'll see you in the next class. Take care.